जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं राकेश सर एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल V2 ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब इसके पहले ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर आपके बीच में लेके आया हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है और मैं आशा करता हूं कि आप सबको बहुत पसंद आएगा और यहाँ से कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो आज का जो चैप्टर हम लोग का रहने वाला है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। जैसा कि आप भी वायुमंडल में जानते हैं कि वायुमंडल होता क्या है, कि वायुमंडल के कितने पार्ट हैं, वायुमंडल में कितनी गैसें हैं, कौन कौन सी, ठीक, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो पहले जानते हैं कि वायुमंडल है क्या। ठीक है, वायुमंडल है क्या। जैसे आप आमतौर पे कुछ गैसों के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इन सब सारे गैसों के बारे में। तो जितने भी गैसें हैं, इन गैसों का जो मिश्रण है, इन गैसों के मिश्रण का जो लेयर है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल। और ये वायुमंडल कहाँ है, हमारे पृथ्वी पे ही, अर्थ पे ही है। तो देख लीजिए, पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यानी गैस का जो आवरण बना हुआ है आपके चारों ओर, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, वायुमंडल बोलेंगे। धरातल से वायुमंडल की अधिकतम सीमा 10,000 किलोमीटर है। मतलब धरातल से वायुमंडल के कुल भागों को क्रॉस करके जो अधिकतम सीमा, उसकी आखिरी सीमा जो है, उसे कितना दूरी है, कुल 10,000 किलोमीटर है। और उसके ऊपर जाएंगे तो आप बहिमंडल आ जाएगा, यानी स्फेयर, ठीक, स्पेस। अब देखिए वायुमंडल में उपस्थित गैस, वायुमंडल में कौन कौन से गैस है और कितने प्रतिशत है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस नाइट्रोजन, कितना परसेंट, 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03% इत्यादि। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मात्रा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक, जिसके कारण गर्मी भी काफ़ी तेज़ बढ़ रही है। आइए आगे देखते हैं कि वायुमंडल की संरचना तापमान के आधार पे वायुमंडल का संरचना कैसा है, किस किस भाग में बांटा गया है, और ये भी जानेंगे कि उस भाग की क्या विशेषता है और उनकी ऊंचाइयाँ कितनी हैं धरातल से। तो पहला भाग है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बहिमंडल। इन पांचों मंडलों के बारे में हम लोग एक एक मंडल को करके विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग पहला पार्ट, कुल 5 पार्ट थे, जिसमें से आज पहला पार्ट हम लोग का है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर क्या है, वायुमंडल का जो सबसे निचला परत होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्षोभ मंडल का होता है। ठीक है, तो जो क्षोभ मंडल हो क्या है, वायुमंडल का सबसे निचला परत, सबसे नीचे वाला परत जो होता है धरातल से। और पूछा जाएगा आपसे कि धरातल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो धरातल से इसकी ऊंचाई लगभग 15 किलोमीटर है। धरातल से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, लगभग 15 किलोमीटर है। फिर वायु का संपूर्ण भार 75% इसी भाग में पाया जाता है। वायु का 100 में से 75% जो भाग होगा वो किस में पाया जाएगा, आपका क्षोभ मंडल में पाया जाएगा। फिर यह भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर पतली होती जाती है। यदि आप, जैसे भूमध्य रेखा थी, पृथ्वी को तो बराबर भाग में बांट रही थी, तो भूमध्य रेखा से जब ऊपर की ओर जाएंगे उत्तरी ध्रुव, या फिर जब नीचे की तरफ आएंगे दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो क्या होगा, क्षोभ मंडल हमारा पतला होता जाएगा। ठीक, और फिर जैसे कि बादलों का निर्माण, तूफान, चक्रवात जैसी तमाम घटनाएं, यानी मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, ये सारी की सारी घटनाएं आपके किस में आएंगी, क्षोभ मंडल में आएंगी। ठीक है, बिजली कड़कना, बारिश होना, ठीक, ये सारी घटनाएं आपकी किस में, क्षोभ मंडल में। तो बादलों का निर्माण, तूफान, चक्रवात जैसी मौसम संबंधित घटनाएं आपका किस में होगा, क्षोभ मंडल में।
क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण स्तर को क्या बोलते हैं? क्षोभ सीमा बोलते हैं। तो समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में एक सीमा बनी होगी, ठीक, जो क्या करता है? संक्रमण को रोकने का काम करता है। जितने भी प्रदूषण होंगे तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? क्षोभ सीमा कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका छोटा सा क्या? क्षोभ मंडल। आपको इसमें याद रखना है क्या? धरातल की ऊंचाई खास तौर पे, और इसमें होने वाली घटनाएं क्या क्या हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर यह जस्ट क्षोभ मंडल के ऊपर वाला जो परत होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर होता है। तो यह क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित मंडल है। कौन सा? समताप मंडल। धरातल से इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो धरातल से इसकी ऊंचाई जो होती है वो कितनी है? 50 किलोमीटर के आसपास। फिर इस मंडल में वायु की गति पूछी जाए कि समताप मंडल में जो है वायु की गति कैसी होती है, तो समताप मंडल में जो है वायु की गति क्षैतिज होती है। ठीक है, समताप मंडल में वायु की गति क्षैतिज होती है। यहाँ पे धूल कण जल वाष्प नाम मात्र के पाए जाते हैं, यानी जो धूल कण है जल वाष्प है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जबकि हमारा क्या था? क्षोभ मंडल में धूल कण जल वाष्प बहुत अधिक मात्रा में थे। इस कारण उनकी सांद्रता के कारण क्या होता था? बादल का निर्माण हो रहा था, बारिश बिजली सब कुछ हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है धूल कण जल वाष्प ये सब बिल्कुल नहीं है, बहुत नाम मात्र के पाए जाएंगे। इसलिए यहाँ पे बारिश और इस मंडल में कहीं नहीं होता। 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन परत की सघनता है, इसलिए इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो ओजोन परत हमारा किसमें? समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक, कितनी मोटाई, क्या सघनता है उसकी? तो 30 से 60 किलोमीटर। ठीक, आगे ओजोन परत का काम क्या होता है? ओजोन परत क्या करता है? तो ओजोन परत का कार्य सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाना, यानी सूर्य की जो किरणें निकल रही हैं तो उसमें कुछ हानिकारक किरणें भी होती हैं, जैसे पराबैंगनी किरणें। ठीक, तो इन किरणों को रोकने का काम कौन करता है? ओजोन परत करता है। और ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान होने वाला कौन सा गैस इसको नुकसान पहुंचाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, जो फ्रिज AC से निकलने वाली गैसें हैं। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इन गैसों का यूज कम करना है और ओजोन परत को सेफ बनाए रखना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग तीसरा पार्ट, मध्य मंडल। तो हमने पढ़ा समताप मंडल। समताप मंडल के जस्ट ऊपर वाला जो भाग होगा वो कौन सा होगा? मध्य मंडल का होगा। मीसोस्फेयर का। मीसोस्फेयर यानी यह मंडल समताप मंडल के जस्ट ऊपर स्थित होता है। फिर इसकी ऊंचाई पूछी जाए आपसे कि इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। और इस मंडल में एक खास बात यह है कि इस मंडल में आप जितनी ऊंचाई पे जाएंगे उतना ही क्या होगा? मौसम ठंडा होता जाएगा, टेम्परेचर उतना कम होता जाएगा। इसलिए इस मंडल को क्या बोलते हैं? सबसे ठंडा मंडल भी बोलते हैं। पूरे वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल तो मध्य मंडल को बोलते हैं। फिर इसकी ऊंचाई पता चल गई 50 से 80 किलोमीटर तक। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है। क्या होती है? ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होती है, जिसके कारण इसे क्या बोला जाता है? वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल। ठीक है, और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान इसका कितना होता है? 10,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाते जाते इसका तापमान कितना हो जाता है? 10,000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका मध्य मंडल। अभी तक हम लोग 3 मंडल कंप्लीट कर चुके हैं, 2 मंडल और बचे हैं। इस पूरे पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 3 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग कौन सा? वायुमंडल का चौथे पार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं कि चौथा पार्ट क्या होता है। तो चौथे पार्ट का जो नाम होता है हमारा क्या होता है? आयन मंडल होता है। आयन मंडल, इसका विस्तार 80 से 400 किलोमीटर तक होता है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि आयन मंडल का विस्तार कितना है, तो आयन मंडल का कुल विस्तार 80 से लेके 400 किलोमीटर तक है। और
तापमान तेजी से बढ़ता है। इस मंडल में क्या था, इसमें कि यदि आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, तापमान तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, जबकि इसके पहले वाले मंडल में आयन मंडल में क्या था, आयन मंडल में तापमान आपका तेजी से बढ़ेगा। इस मंडल में वायु के कण विद्युत विसर्जन के कारण चमकने लगते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और जान लीजिए कि आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं जिसे हम आयन बोलते हैं, इसलिए इसका नाम भी आयन मंडल पड़ा हुआ है। तो जो वहाँ पे कण है वो कण चमकते हैं, किसके कारण चमकते हैं, तो विद्युत विसर्जन के कारण। ठीक है, तो इस मंडल में वायु के कण विद्युत विसर्जन के कारण चमकने लगते हैं। फिर प्रेषित रेडियो तरंगे इसी मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौटती हैं। अब जितनी भी रेडियो तरंगे हैं वो सभी रेडियो तरंगे यहाँ से निकलती हैं और पुनः आयन मंडल से टकराकर पृथ्वी पे फिर से क्या होती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, आयन मंडल के परत से टकराएंगी और पुनः पृथ्वी पे वापस लौट आएंगी। कौन सी तरंगे, तो रेडियो तरंगे। आपसे पूछा जाएगा रेडियो तरंगे किस मंडल से परावर्तित हो जाती हैं, तो आयन मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पे लौट आती हैं। ठीक, इस मंडल के ऊपरी सीमा का तापमान लगभग कितना होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यदि आपसे इसका ऊपरी सीमा का जो तापमान है, आपसे तापमान पूछा जाए तो लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस आपका इसका तापमान होगा, बिल्कुल ऊपरी सीमा का। ठीक है, तो क्या जानना है, एक तो 80 से 400 किलोमीटर इसकी ऊंचाई और इसमें तापमान तेज़ी से बढ़ता है। इस मंडल में वायु के कण विद्युत विसर्जन के कारण चमकने लगते हैं और इसमें जितने भी कण होते हैं विद्युत आवेशित कण होते हैं, इसलिए उसको आयन बोलते हैं। ये आयन मंडल पड़ा। प्रेषित रेडियो तरंगे इसी मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती हैं। तो रेडियो तरंगे कहाँ से लौट आती हैं परावर्तित होकर, आयन मंडल से। इस मंडल के ऊपरी सीमा का तापमान कितना होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस होता है इस मंडल का तापमान। ठीक है, अब हम लोग इस टॉपिक का वायुमंडल का आखिरी पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, वायुमंडल एक्सोस्फीयर। ठीक है, पांचवा मंडल, ये सबसे ऊपरी परत होता है वायुमंडल का, सबसे लास्ट वाला परत होता है एक्सोस्फीयर यानी वायुमंडल। ठीक, वायु काफ़ी विरल होती है, यहाँ पे जो वायु होता है काफ़ी क्या होता है, विरल होता है। ठीक, बाह्य सीमा पर तापमान लगभग 55,680 डिग्री सेल्सियस होता है और जो बाह्य सीमा होगी, बाह्य सीमा पर लगभग इसका तापमान कितना होगा बाह्य मंडल का, 55,680 डिग्री सेल्सियस होगा। बाह्य मंडल के ऊपर जाएंगे तो आपका स्पेस आ जाएगा, अंतरिक्ष आ जाएगा। तो जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट वगैरह सब कुछ सेट करते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल के ऊपर। तो ये रहा आपका वायुमंडल, सबसे ऊपरी परत होता है। वायु काफ़ी विरल होती है बहुत, और इसका जो बाह्य सीमा होता है उस सीमा पे इसका तापमान कितना होता है, तो 55,680 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम लोग आज वायुमंडल का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल के कितने पार्ट हैं, ठीक, और सभी पार्ट के बारे में। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये पूरी बात समझ में आई होगी। तो आप लोग ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और लर्न कीजिएगा। ठीक है, अभी ये टॉपिक पूरी वायुमंडल कंप्लीट नहीं हुए हैं। इस वायुमंडल में अभी हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे, जैसे कि वायु यानी पवन, पवन कौन कौन सी पवनें हैं, उन सभी पवनों के बारे में, वनों के बारे में। लगभग इसमें अभी और टॉपिक बचा हुआ है, 2 से 3 वीडियो आपको इसमें और मिलेंगे। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ों को अच्छे से अध्ययन करिएगा और सारी चीज़ नोट से बनाते रहिएगा। पीछे आपको सारी वीडियो मिली हुई हैं और आगे भी लगातार हम लोग की कोशिश रहेगी कि आप लोग को मिलती रहें। ठीक, और आप लोग का पढ़ाई बिल्कुल बंद ना हो। तो आप लोग नोट्स करते रहिएगा, लर्न करते रहिएगा और लास्ट टाइम में आप लोग को हम लोग क्वेश्चन भी कराएंगे। इन सारी टॉपिकों का क्वेश्चन भी कराया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।